नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के इतिहास में पहली बार 23 महिलाओं को एक साथ जेल भेज दिया गया। इनमें कुछ लड़कियां थीं तो कुछ नई नवेली दुल्हन और कुछ ऐसी महिलाएं जो गर्भवती भी थीं। कहा जाता है कि बिना किसी रीजन के इन महिलाओं को जेल भेज दिया गया था। 4 दिनों के बाद इन महिलाओं को जेल से पटना हाई कोर्ट के वकील की टीम इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ एसएन वीरू जी हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये के मसरक प्रखंड के बहरौली गांव की घटना थी और बाकी हम इनसे जानते हैं क्या हुआ था। वीरू जी, कैसे आप इसको देखते हैं पूरे मामले को? हाँ, ये मामला बहुत ही संगीन और बहुत ही विभत्स है। बिहार के इतिहास में मेरी जानकारी में बिना उचित कारण के, बिना कोई रीजनेबल कारण के एक साथ 35 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का गाइडलाइन है कि 80 साल से ऊपर के वृद्ध महिला एवं पुरुष एवं गर्भवती महिला एवं 5 साल से कम उम्र की बच्चियों को जेल नहीं भेजना है। टोटल गिरफ्तारी इसमें 50 के आसपास हुई थी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार कुछ को छोड़ा गया, क्योंकि वो गर्भवती को जेल भेज नहीं सकते थे। तो जितना हो सका इनके पास फंसाने के लिए उन लोगों ने, पुलिस वालों ने, वो अपना सारा हथकंडा अपना के और उस लगभग गांव में 150-200 घर है। कुछ लोग उस गांव में नहीं रहते हैं, पलायन कर चुके हैं रोज़गार के लिए, घर में ताला बंद था। कुछ लोग वहाँ पे थे लेकिन उनके घर में पुरुष नहीं थे, क्योंकि पुरुष अपना दिहाड़ी और रोज़गार के लिए बाहर गए हुए थे। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अपने शहर से बाहर रोज़गार के लिए हैं। गाँव में महिलाओं की ही संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि गाँव शहर से दूर है, राजधानी से तो बहुत दूर है। तो रोज़गार तो जाहिर सा बात है कि रोज़गार तो बिहार में क्या सीन है देख रहे हैं। तो रोज़गार के लिए लोग पलायन, पुरुष तो ही मेन रोज़गार के लिए आगे रहता है और पुरुष ही रोज़गार कमा के रोज़गारी करके लाता है और परिवार को पालता है। तो ज़्यादातर उस गांव में महिलाएं ही थी। तो उस दिन किसी ज़मीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो रही थी। तो उस विवाद में जहां तक मुझे जानकारी है कि पुलिस को किसी थर्ड व्यक्ति ने, राजनीतिक रसूखदार लोग उसमें शायद जो हैं, जो भी हैं मुझे नहीं पता, थर्ड व्यक्ति ने फ़ोन कर दिया कि भाई फलाने जगह देखिए बहुत भीड़ एकत्रित हो गई है, हो सकता है विवाद हो जाएगी। तो पुलिस, ठीक है, पुलिस ने अपना ड्यूटी किया, पुलिस गई वहाँ पे, लेकिन पुलिस बिना जाने सुने, जैसा कि वहाँ के गांव के लोगों ने बताया है, जब अपने टीम के साथ, हमारी टीम के लोग यहाँ पे हैं, हम टीम के साथ उस गाँव में भी गए थे, तो पता चला कि बिना किसी कारण, बिना कोई बातचीत किए पुलिस आई और सीधा लाठी चार्ज कर दी सभी लोगों पे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या गलती है हमारी, क्या कारण है। हम 2 पक्ष आपस में, ज़मीन की विवाद है, शमशान घाट है, जो सार्वजनिक जगह होता है जिससे लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ होता है, उसको लेके विवाद है। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। इन लोगों ने, पुलिस वालों ने जब लाठी चार्ज किया तो कुछ लोग प्रतिरोध में उसका जवाब दिए। जवाब में शायद पुलिस वाले का कुछ नुकसान हुआ है, शायद गाड़ी वाड़ी की उनकी शीशा उसा फूट गई और मामूली सी चोट कुछ पुलिस वाले के आए। पुलिस जब वहाँ से रिटर्न आ रही थी तो पुलिस इतना तेज़ में वहाँ से रिटर्न आ रही थी घटनास्थल से कि रास्ते में एक व्यक्ति घटनास्थल के तरफ जा रहा था कि क्या हुआ देखने के लिए, पुलिस ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी, उसको रौंद दिया पूरी तरह से। वो व्यक्ति अभी पटना में एडमिट है, जिस पे गाड़ी चढ़ाई पुलिस। अब पुलिस को लगा, जो व्यक्ति पे गाड़ी चढ़ा था, पुलिस को लगा कि वो तो व्यक्ति मर गया, लोगों ने हल्ला उड़ा दिया। ऐसा घटना ही, ऐसा एक्सीडेंट ही हुआ था, लोगों को लगा कि मर गया वो, क्योंकि हॉस्पिटल आते आते उसकी पूरी व्यवस्था वैसी हो गई थी कि लगा कि मर गया। तो पुलिस को लगा कि अब हम तो फंस जाएंगे, जो भी कंसर्न था वहाँ पे पुलिस वाले थे, सबको लगा कि हम फंस जाएंगे। तो उन लोगों ने अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए, अपने जो उनके विभत्स, जो उनके कर्मकांड थे उसको छिपाने के लिए, उन लोगों ने छोटा सा एक प्रतिरोध को पुलिस वाले पे हमला का मुखौटा बना के और शाम में गांव पे, उस बड़ौली गांव पे हमला कर दिया, करीब 500 पुलिस बल के साथ हमला करके। वहाँ की आप तो देखे भी होंगे, गए भी होंगे, एक भी ऐसा सामान नहीं है घर में जिसको पुलिस वाले ने तोड़ा फोड़ा नहीं है। एक भी ऐसा घर नहीं है जिसमें पुलिस वालों ने जाके और उसका क्षति ना किया हो।
तो उसके बाद वहाँ पे गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तारी लगभग 50-60 गिरफ्तारी हुई वकील थी। साहब एक मिनट मैं रोकना चाह रहा हूँ आपको, और मैं आपको बता दूं कि जिस शख्स पर पुलिस ने गाड़ी चढ़ाई थी उस शख्स से मैं मिलकर आज ही आ रहा हूँ, जो जीवन और मौत से जूझ रहा है और बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है। प्रशासन की ओर से उसे कोई सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है। यही नहीं, वो व्यक्ति जैसे तैसे अपना इलाज करवा रहा है और उस व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो गरीब है। आखिर इलाज कराए तो कहाँ से कराए, ये स्थिति है आज की तारीख में उसकी। और जैसा कि उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति पर पुलिस ने गाड़ी चढ़ा दी थी, उसे रौंद दिया था। रौंदा ही नहीं, उस व्यक्ति को से ही आप सुन लीजिए कि उसने क्या कहा था, क्या कह रहा है वो, किस तरह पुलिस उस पर गाड़ी चढ़ाई थी। क्या हुआ था उस दिन? हम अपना काम करने जा रहे थे, जब तक वो लोग गाड़ी लेके भाग रहे थे। हम जब तक थोड़ा सा पतला रास्ता था वो खिसिया के कोई दूर तक कर दिया। रास्ता थोड़ा पतला था, चक्कर नहीं था, भाग नहीं सके हम, इधर उधर नहीं भाग सके। जब तक वो टान कर जैकेट में हमारा फंसा गया, खुद दूर तक टान दिया, घिसते घिसते लेकर छोड़ दिया वो। अच्छा, घसीट मतलब चक्के के नीचे आ गए थे आप, और उसके बाद गाड़ी रोका नहीं पुलिस वालों? नहीं रुका वो, वैसे फेंका गए उधर, मतलब वो भागते रह गया वो। मतलब घिसटाने के बाद आप कुछ दूर तक घिसटा के गए, पुलिस के जो गाड़ी थी वो रुकी नहीं, मतलब भागती ही रही, भागती रही वो, और आप घसटाते रहे। घसटाते रहे, घसटाते अपने से जैकेट में फंस गया था वो, बाहर में फेंका गए साइड में, और भागते रह गई गाड़ी, रोकी नहीं जब तक मैं बेहोश हो गया। तो सुना है आपने पीड़ित शख्स को कि किस तरह पुलिस उसे रौंद दी थी। हम वकील साहब से बात करते हैं। वकील साहब, आपने कहा कि 500 पुलिस बल की संख्या में जाकर वहाँ महिलाओं को, तो क्या आप लोग जैसे महिलाओं को दिला दिए, लेकिन क्या इस पे आगे कुछ जो प्रशासन इस तरह से कहते हैं बेलगाम हो जाता है, तो उस पर कार्रवाई करने की दिशा में आप लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं? हम और हमारी पूरी टीम हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। एफआईआर जब आप देखेंगे तो उसमें 92 कितने लोग हैं, उसमें 93 लोग को लगभग नेम्ड बनाया गया है जी। और 48 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें से 35 गिरफ्तारी अभी वर्तमान में है। बाकी कुछ लोगों को छोड़ा गया जो गर्भवती थे और 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे, उनको छोड़ा गया। आप एफआईआर देखेंगे तो एफआईआर में जो इन्फॉर्मेंट है वो इन्फॉर्मेंट पुलिस वाला ही है, और वो वहाँ का नहीं है, उस थाने में पदस्थापित है लेकिन रहने वाला कहीं और का है। उस एफआईआर में ही लिखा गया है कि चौकीदार के मदद से हमने गांव वालों को चिन्हित किया। जब एफआईआर में कोई चश्मदीद वहाँ पे नहीं है तो चौकीदार कैसे बता सकता है कि कौन व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित था अथवा नहीं? यह तो गलत है ना। जो व्यक्ति का पुलिस के गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसका आज तक पुलिस वालों ने रिपोर्ट, उसका बयान नहीं लिया है, कोई मामला दर्ज नहीं, कोई मामला दर्ज किया उसके संदर्भ में, ना कोई बयान लिया है। मैं रिमांड मजिस्ट्रेट से भी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा कि इतने सारे महिलाओं का एक बार रात्रि में वो रिमांड कैसे कर दिया है, जिसमें जो कि 307 का मामला वो दिखा रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट में तो 307 ग्रेवियस नेचर में आया भी नहीं है। आपका कलम जो चाहें आप लिख दें, 353 का मामला वो दिखा रहे हैं, 333 का मामला दिखा रहे हैं, तो बन ही नहीं, मेड आउट। एफआईआर जो आप बता रहे हैं वो मेड आउट ही नहीं हो रहा है। आप ही बताइए कि कोई इन्फॉर्मेंट वहाँ पे है जो कि वहाँ का नहीं है, कहीं बाहर का है, पुलिस वाला है, तो उसको उस गांव के लोगों के पिता का नाम कैसे मालूम है, उम्र कैसे मालूम है? वो कह रहे हैं कि हम चौकीदार से सहायता लिए हैं, तो चौकीदार तो फिर अपना भी रिवेंज साध रहा है ना। वो तो जो बोला वो एफआईआर में आप नाम मेंशन कर दिया। ये तो सीधा हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन है ना। ये सत्ता की कहते हैं कि ताकत, जो प्रशासन के पास जो ताकत है उसकी हनक दिखाई गई है।
बिल्कुल, बिल्कुल। सत्ता की ये दुरुपयोग है पूरी तरह से, और इसमें जितने भी संबंधित पदाधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो एसडीएम हों, अगर पटना उच्च न्यायालय में मामला आता है या आती है, तो सभी से जवाब तलब किया जाएगा और सभी को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। चूँकि मामला को प्रमेय फसाई अब देखेंगे, तो मामला, मेरे कुछ साथी भी वहाँ गए थे, मैं ही अकेले नहीं था, मेरे पूरे टीम यहाँ पे हैं। आप इन लोगों से भी पूछ सकते हैं कि क्या वहाँ का स्थिति था, और कोर्ट में हम लोग जब बहस कर रहे थे तो वहाँ क्या सीन था। वहाँ के तो एडवोकेट लोग भी कह रहे थे कि भाई 307 लगा हुआ, बेल नहीं देगा। मैं बोला कि भाई 307 लगा हुआ, आई एग्री, बट 307 का मामला मेड आउट कहाँ हो रहा है? जब इंजुरी ही ग्रेवियस नेचर का नहीं है तो 307 मेड आउट कहाँ से हो रहा है? एफआईआर में लगाने के लिए तो कोई किसी पे देशद्रोह भी लगा देगा, कलम भी उनकी है और पेज भी उनकी है, जो चाहे वो लिख दे। ये कहते हैं कि वहाँ के मशरक के दारोगा अजय कुमार हैं, उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की, किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने कार्रवाई की। ये इस पे हमारे साथी बयान देंगे, क्योंकि यह भी घटना कोर्ट में गए थे। ये पूरी तरह से पुलिसिया राज जो हम लोग आपातकाल के समय सुनते थे कि पुलिस लोगों ने दमन किया, उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। जहाँ पे आप पुलिस आती है अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को ले जाती है और हाजत में बंद कर देती है। उसके अलावा जो पुलिस है उसने पूरी तरह से गलत तरीके से, जो न्याय सम्मत नहीं था वो कार्य उन्होंने किया। उन्होंने गलत एफआईआर दायर किया, गलत धाराएं लगाई और गलत तरीके से महिलाओं को उन्होंने अरेस्ट किया। और ये पूरी तरह से पुलिसिया दमन की कहानी बताती है कि जो जंगल राज कहते हैं, तो जंगल राज किस तरह से होता है, उसी का पुलिस राज का एक उदाहरण है कि पुलिस जंगल राज कैसे लेके आती है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए कोई उनके सर ना संवेदना है ना कुछ है, वो कहाँ पे भर्ती है, वो जिंदा है, मर गया, क्या है क्या नहीं है, उसको न्याय दिलाने वाला कौन है। अगर मीडिया के माध्यम से आप लोग न्याय ना दिलाएं या जो वीरू जी हैं वो ना दिलाते, न्याय नहीं दिलाते, तो मुझे नहीं लगता कि उनको न्याय मिलने वाला था। जितना स्पष्ट रूप से वहाँ पे जो न्यायाधीश थे वो भी सोच रहे थे कि 23 महिलाएं हैं, 307 का मेड आउट है, तो कैसे इनको बेल दिया जाएगा या कैसे इसका न्यायकरण किया जाए। लेकिन जब हम लोगों ने उनसे वहाँ पे हमारा आर्गूमेंट हुआ, हम लोगों ने उन्हें कन्विंस किया कि सर 307 मेड आउट होता ही नहीं है इसमें, और ये पूरी तरह से कुछ मन में आएगा तो हमारे प्रति न्यायाधीश की भी संवेदना थी। उन्होंने भी इस पर रिमार्क्स डाला कि 307 कहीं से मेड आउट नहीं होता है और किसी के पास कोई आपराधिक इतिहास नहीं है किसी महिला का। उसमें एक 3 साल का बच्चा भी जिसके माता पिता बाहर हैं और उसे अरेस्ट करके ले जाया गया है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। तो इतनी शर्मनाक हरकत की है मशरक पुलिस कि बच्चों को भी उठा लाई। ये बताएं कि जिस तरह से आप लोगों ने एक टीम बनाकर बेल दिलवाया, तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? आगे मतलब हम लोग पटना हाई कोर्ट में एक रिट डालने वाले हैं। वो पुलिस प्रशासन और वहाँ के जितने भी शामिल थे जी जी सभी के खिलाफ हम लोग एक रिट डालने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में। जी 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 आप भी इस टीम के हिस्सा हैं, जी सर। तो आप बताएं कुछ। सर जैसे अरेस्टिंग हुई है तो अरेस्टिंग में अरेस्टेड पर्सन्स का कुछ राइट होता है, जैसे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन चाहिए कस्टडी में लेने से पहले। यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं उनका जो है मेडिकल नहीं हुआ, आनंद फानन में इन लोगों को जेल में डाल दिया गया है। और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, वासु हो गए, ये सब जो गाइडलाइंस है इस सब का उल्लंघन किया गया है हमारे पुलिस के द्वारा। इन सब को लेकर हम लोग हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे, जो ये वायलेशन हुआ है राइट्स का, इसको लेकर। बिल्कुल, तो सुना है आपने पटना हाई कोर्ट के वकील एस.एन. बीरू जी के टीम को, और एस.एन. बीरू जी से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से आप और है कि ये पूरी तरह से कानून को ताक पर रख देना हुआ, कानून की धज्जियाँ उड़ा देना हो गए, जो आप बता रहे हैं कि वहाँ का दारोगा, वहाँ का एसडीपीओ, वहाँ का जो एसडीएम है उसने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, और जो व्यक्ति जीवन और मौत से जूझ रहा है उसको लेकर के कोई कंप्लेन अभी तक नहीं की है, तो जिसका बही खाता है वही अपना हिसाब लिख रहा है। तो ऐसे में अगर आप लोग पटना हाई कोर्ट में इन अधिकारियों के खिलाफ अपील करते हैं तो आप लोग उनकी निलंबन की मांग करेंगे या बर्खास्तगी की? तो
छोटा मोटा मांग हुआ, ऐसे ऐसे मामलों में तो उन लोगों को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। और इसमें तो हम लोगों की मांग की ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ के जो कंसर्न जिला अधिकारी हैं उनको एक बैठक करके और तुरंत त्वरित कार्रवाई करके, आप देखे होंगे इतिहास में भी इसके पूर्व भी कि जितने भी इस तरह के हादसा होते हैं, हो जाता है भूल चूक में, तो सबसे पहले वहाँ के एसएचओ को हटाया जाता है। अभी तक वो एसएचओ बना हुआ है, एसएचओ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अरे इतना विभत्स हादसा हो गया, इतना विभत्स आपका पुलिस ने कुकृत कर दिया, उसके बाद भी एसएचओ अभी वहाँ बना हुआ है। तो जिलाधिकारी यह बात को अभी, एसपी सबसे ज़्यादा दोषी हैं इस पूरे प्रकरण में। एसपी तो दोषी हैं ही। जिलाधिकारी का दायित्व होता है कि वो गठन करके तुरंत एसपी को आदेश करें कि इस फलाने एसएचओ को आप सस्पेंड कीजिए। अगर जिलाधिकारी, अगर पहले तो एसपी को करना चाहिए, एसपी अगर नहीं करते हैं तो जिलाधिकारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो ये तो सुशासन जो कह रहे हैं लोग, तो सुशासन तो दिख रहा है ना कि सुशासन में कैसे जंगल राज की प्रवृत्ति छिपी हुई है, प्रशासन राज की प्रवृत्ति छिपी हुई है। खाता न वही जो पुलिस वाले कहे सो सही, यही चल रहा है सीन। हम लोग के यहाँ कहावत है, उसी को मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग पटना हाई कोर्ट में जब रिट फाइल करेंगे तो आप मतलब मांगेंगे कि इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। बर्खास्तगी के साथ साथ जो कानून में उचित प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत हम लोग जाएंगे और सारे दोषी, उसमें जितने भी दोषी अधिकारी हैं, दोषी पदाधिकारी गण उसमें जितने शामिल हैं, सब के खिलाफ हम लोग एक उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो होगा। तो सुना है आपने पटना हाई कोर्ट के वकील एसएन वीरू की टीम को, और खुद एसएन वीरू जी कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में निलंबन बहुत छोटी बात होती है, ऐसे अधिकारियों को तो बर्खास्तगी होनी चाहिए। और संभवतः ये जो भी इस पूरे प्रकरण में अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी बर्खास्तगी की वाले हैं। हम वीरू जी आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह आपने 23 पीड़ित महिलाओं को बचाया, उन्हें जमानत दिलवाई, जो पुलिस की गाड़ी से रौंदे गए शख्स हैं, उनको आप किसी तरह से प्रशासनिक और मतलब आर्थिक जिस तरह की मदद हो उसे भी दिलवाएं, उसे भी न्याय दिलाएं। ये मेरा आपसे आग्रह है। देखिए, ऑन कैमरा मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए था। प्रशासन को लग रहा है कि वह भी यादव समाज का बच्चा है। जिस तरह से एक समाज को टारगेट किया गया है, मैं बताना चाहता हूं कि कुशवाहा समाज का बच्चा है जिस पे गाड़ी पुलिस ने चढ़ाई है, बगल का गांव का रहने वाला है। वो घटना के क्रम उस समय वो जा रहा था और पुलिस ने उसको रौंद दिया है। तो पुलिस इस डिलेमा में ना रहे कि कोई बात नहीं है, कम होंगे। बिल्कुल। तो मतलब वो तो ठीक है, लेकिन आप जिस तरह से आप लोगों की, आपकी टीम है एक जो इस तरह के सोशल काम करती है, आप लोगों ने महिलाओं को छुड़ाया, भी नहीं जाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग भी उसकी मदद करें। हम लोग तो उसका मदद कर रहे हैं और हमारे संपर्क में भी हैं, उनके परिवार भी हैं, वो भी संपर्क में हैं। जितना हम लोग से संभव प्रयास हो रहा है हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो उनके लिए हम लोग सर्वप्रथम कोर्ट में यही मांग, पीड़ित व्यक्ति है, उसने कोई स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं जो कंसर्न हाकिम थे उनके सामने में यह बात हमारी टीम के साथ हम लोगों ने लाया था, तब वो चौकन्ना हुए कि भाई ऐसा हुआ, फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो अब देखिए, जिलाधिकारी को जिम्मेदारी बनती है ना कि जिलाधिकारी और कंसर्न एसपी जो डायरेक्शन दें पुलिस को। ये पहले तो हम सारण के और एसपी से भी हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जीवन और मौत से जूझ रहे उस शख्स की मदद कीजिए, उन्हें अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाइए। उनके छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार है, और जिस जगह पे वो अपना इलाज करवा रहा है वहाँ उसका ठीक होना तो कतई संभव नहीं है। ऐसे में हम बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसके जीवन की रक्षा कीजिए। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।